इसमें कुछ भी रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इनका डायमेंशनल एनालिसिस करके देखते हैं, तभी हमको क्लैरिटी आएगी। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज पहली क्लास है नीट क्रैश कोर्स की, और इस पूरे कोर्स में हम लोग फोकस करेंगे इस बात पे कि आपको हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं वाकिफ कराऊं। आपको हर चैप्टर में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हजारों क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन हम हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को टच कर सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, जो अपना नीट का सिलेबस है, उसमें कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। जिन क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है, जहां से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, वो सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कि नीट की तैयारी में फिजिक्स एक प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट रहता है, कई बार न्यूमेरिकल सॉल्विंग में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अगर फंडामेंटल्स को समझ लोगे तो ये इतना मुश्किल नहीं है। यकीन मानो, हम आखिरी के बचे हुए इस टाइम में 30 और क्लासेस कुछ होंगी हमारी फिजिक्स की, हम उस टाइम में भी काफी कुछ कवर कर सकते हैं। 30 क्लासेस में हम लगभग 60 आवर्स कवर करेंगे, और 60 आवर्स का टाइम काफी होता है एक सब्जेक्ट को देने के लिए। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जो कुछ हम पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर डे पे दिमाग में ये रखो कि एक चैप्टर अगर मुझे करवाया गया है, हमने खत्म किया है, उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये पीवाईक्यूज हो सकते हैं, आप पीवाईक्यूज उठाओ, उनको अटेम्प्ट करो। आप किसी बुक से कर रहे हो प्रैक्टिस, वहां से करो, कहीं से भी। आपको कम से कम 50 क्वेश्चन कवर करने हैं जो भी क्लास में कराया गया है। जैसे आज पहली क्लास है बच्चों, हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट से ही शुरू करेंगे, जो कि अपना पहला टॉपिक है। तुम लोग जानते हो कि नीट के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर यहां से आ ही जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट हम यहां पर सिखाएंगे, हम चैप्टर को एक बार कवर करेंगे, और एक बार वो कवर कर लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने कर लिए, फिर हम पीवाईक्यूज की तरफ जाएंगे। आप नीट के पिछले 15-20 साल के पीवाईक्यूज उठा करके देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको अटेम्प्ट करो, और एक बार उनको अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपने सीखा है उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, और आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो। ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा बच्चों, ठीक है। तो पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करते हैं, और ये बात ध्यान रखेंगे कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप बचे हुए टाइम में सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको कोशिश करते रहना है। और रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, वो 1 महीने बाद सोचेंगे, जब हम एग्जाम दे लेंगे नीट का, उसके बाद सोचेंगे। उससे पहले अपने हाथ में जो है वो है वर्क करना, मेहनत करना। वो मेहनत अपने हाथ में है, उतना करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं उस सबको, है ना। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरुआत करते हैं एंड स्मार्ट की पहली क्लास से। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं आपके लिए, तो मैं क्लास के बाद ये नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो नोट्स हैं बहुत मेहनत से बनाए मैंने, लगभग सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो ये जो नोट्स हैं ये एक तरीके से आपके लिए शॉर्ट नोट्स का काम करेंगे। सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो आप क्लास में जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी नोट्स में है, उसको जरूर रिवाइज करोगे क्वेश्चंस करने से पहले, ठीक है। पहला काम, लेक्चर अटेंड करो, कोई छुट्टी नहीं। दूसरा काम, लेक्चर को रिवाइज करो नोट्स के थ्रू। तीसरा काम, आपके पास कम से कम 50 क्वेश्चंस होंगे पीवाईक्यू के, हर चैप्टर में इतने क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले दिन अगला काम, हर रोज आपकी, क्योंकि 4 क्लासेस होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी। हम लोगों ने जानबूझ करके 2 घंटे की फिजिक्स, 2 घंटे की केमिस्ट्री, 1 घंटा जोलॉजी और 1 घंटा बॉटनी रखा है, ठीक है। तो ताकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर पाओ, जो कि जरूरी भी है, ठीक बच्चों। देखो, इस पूरे चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैं वहां से शुरुआत नहीं करूंगा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, वो सारी बातें हम जानते हैं। मेरा फोकस इस बात पे है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स कहां से आते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे नीट एग्जाम में आएंगे वो कहां से आएंगे, किस पोर्शन से आएंगे, उस पर अगर फोकस किया जाए तो मुझे ये अच्छे से पता है कि एरर से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोग ज्यादातर एरर के क्वेश्चंस जब करेंगे
तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात होगी, है ना, वहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से कुछ चीजें पूछी जाएंगी, कुछ क्वेश्चंस आएंगे। और अल्टीमेटली ये जो दो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। तो लोग जानते होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से भी पूछे जाते हैं। तो हमको बेसिकली इस चैप्टर में अगले कुछ टाइम में, आज की क्लास में फोकस करना है इन 3 पॉइंट्स पे। हम बात करेंगे एरर्स की, डायमेंशनल एनालिसिस की, और इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग मेजरली बात करेंगे स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर की। ठीक तो शुरुआत करते हैं एरर से। जो नोट्स मैंने बनाए हैं उसका मकसद बस ये था कि छोटे टाइम इंटरवल में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम डेवलप कर पाए। नॉर्मली जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो ये सारे क्लास में ही बन रहे होते हैं, लेकिन अभी जरूरत यह है कि हम ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को कवर कर पाए। तो पहली चीज, एरर्स का मतलब यह है कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों मेजर करते हैं, जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करोगे, मगर इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी एक लिमिटेशन होती है जिसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। दूसरी चीज हमेशा ये रहेगी कि वाइल डूइंग द मेजरमेंट ह्यूमन एरर तो हमेशा ही पॉसिबल है ना, और अगर ह्यूमन एरर होगी तो कितनी होगी ये पता करना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी आप जब मेजर कर रहे हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है कि आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि एरर कितनी पॉसिबल है। ठीक है, तो हम ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज को उनके मैग्नीट्यूड प्लस उनके साथ कितनी एरर एसोसिएटेड है इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ज्यादातर एरर्स को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है रैंडम एरर और एक होती है सिस्टमैटिक एरर। इनका मतलब क्या है देखना जरा। मान लो मैं रैंडम एरर की बात करता हूं, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये रैंडमली हो रही है, शायद इसका कॉज हमको पता नहीं है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रैंडम एरर वो एरर है जो कि हमेशा बाई डायरेक्शनल होती है। बच्चों इसके होने के पीछे कोई पर्टिकुलर वजह शायद नहीं है। तो हो क्या रहा होगा, कभी कभी आपके मेजरमेंट में रीडिंग थोड़ी ज्यादा आ गई और कभी कभी रीडिंग थोड़ी कम आ गई ट्रू वैल्यू से। तो अगर रीडिंग ज्यादा आ गई तो ऐसी एरर को हम बोलेंगे पॉजिटिव एरर, और रीडिंग अगर कम आ गई तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरर। तो ये एरर बाई डायरेक्शनल होती है। ये बाई डायरेक्शनल लिखने का मतलब है इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, समटाइम्स इट इज पॉजिटिव, समटाइम्स इट इज नेगेटिव। तो ऐसी एरर को कम करने का तरीका क्या होगा? अगर आप एक ऐसी एरर को रिड्यूस करना चाहते हैं जो कि बाई डायरेक्शनल है, तो सबसे अच्छा तरीका बच्चों ये होता है कि आप एवरेजिंग कर दें। अगर मैं ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लूंगा और फिर एवरेजिंग कर देता हूं, तो इससे होता क्या है, देखो आपने जब वैल्यूज ली तो एक में पॉजिटिव एरर थी, थोड़ी ज्यादा आ गई, एक में थोड़ी कम आ गई, एक में ज्यादा कम। तो जब आप एवरेज करोगे तो सबको ऐड करोगे आपस में, और जैसे ही ऐड करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव एरर्स एक दूसरे को कैंसिल करने लगेंगी। हाँ, ये भी सच है कि आप इसको 0 नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मिनिमाइज जरूर हो जाएगी। क्लियर? तो अगर आपको रैंडम एरर को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है, तो हमेशा एवरेजिंग एक मेथड रहता है। इसीलिए हम स्कूल में जब ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं तो टीचर बोलते हैं कि ज्यादा रीडिंग्स लो और एवरेज वैल्यू बताओ। सिस्टमैटिक एरर का कॉज पर्टिकुलर होता है। जैसे मान लो आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, आपने बहुत देर तक एक्सपेरिमेंट किया तो करंट फ्लो कर रहा था थ्रू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो करंट जो मेजर होगा एमीटर में वो हमेशा थोड़ा सा कम आएगा ना। अब समझना इस बात को क्यों। तो अगर ऐसा हुआ हमेशा कम आ रहा है तो वो एरर हमेशा नेगेटिव है। ये एरर सिस्टमैटिक एरर हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल होने का मतलब क्या है बच्चों? ये एक ऐसी एरर होगी जो या तो हमेशा पॉजिटिव है या फिर हमेशा नेगेटिव है। ऐसी एरर को एवरेजिंग से आप हटा नहीं सकते। अगर आप एवरेजिंग करते हैं तो सारी की सारी एरर या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
तो ये कैंसल आउट नहीं होगी ना बच्चों, एरर का भी बस एवरेज हो जाएगा। तो आप इस एरर को एवरेजिंग से कम नहीं कर सकते हैं। इसको रिड्यूस करने का तरीका है कि इसके कॉज का पता किया जाए, है ना। तो ज्यादातर हम जब एरर्स को डिवाइड करते हैं तो ये दो कैटेगरीज हैं, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। क्लियर? मेरे ख्याल से सबके दिमाग में ये बात क्लियर होगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया गया दैट सिस्टमैटिक एरर्स आर, पहला ऑप्शन यूनि डायरेक्शनल, सेकेंड ऑप्शन बाई डायरेक्शनल, इस तरीके से कुछ 4 ऑप्शन बना दिए गए हैं। तो ठीक है, आपको एग्जैक्टली मालूम है दैट सिस्टमैटिक एरर्स आर यूनि डायरेक्शनल वाइल रैंडम एरर्स आर बाई डायरेक्शनल। इसको अच्छे से दिमाग में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो एक सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स है जहां पर परसेंटेज एरर या रैंडम एरर की बात होती है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूं और मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली पता हो क्या कर रहे हैं। मान लो हम सब एक लैब में गए बच्चों, उस लैब में हमको एक सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है। मैं उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्स बोल देता हूं। तो यहां पर देखो, मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी एज्यूम कर ली जिसको हम एक्स बोल रहे हैं। हमको इस एक्स को मेजर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रीडिंग्स लेंगे। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 3 रीडिंग्स ले ली। तो यहां पर हमने क्वांटिटी एक्स की बात शुरू की और हमने 3 रीडिंग्स ली हैं, x1, x2, x3। 3 रीडिंग्स लेने के बाद आपका काम क्या होता है, हम जो टीचर को वैल्यू बताते हैं कि मेरी ये रीडिंग आई है, वो x1 होती है, x2 होती है, x3 होती है। ये हमेशा सारी रीडिंग्स का एवरेज होता है। हाँ ठीक है, लैब में हम 8, 10, 15 रीडिंग ले रहे होते हैं। यहां पर मैंने 3 का एग्जाम्पल ले लिया। तीनों रीडिंग्स का जब मैंने एवरेज किया तो जो वैल्यू निकल करके आती है, जो हम टीचर को रिपोर्ट करते हैं, उस वैल्यू को एक्चुअली हम बोलते हैं बच्चों ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब है जो भी आपने रीडिंग्स ली हैं सबका एवरेज, दैट एवरेज इज नोन एज ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास ये ट्रू वैल्यू आ गई, इसको दिमाग में रखना। जितनी भी रीडिंग्स है सबका एवरेज ट्रू वैल्यू। अब आपको निकालना होता है एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर है क्या? एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है हर एक रीडिंग का ट्रू वैल्यू से कितना डिस्प्लेसमेंट है, मतलब आपकी जो रीडिंग है और जो ट्रू वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस क्या है। और इसको मैं मॉड्यूलस के साथ मेजर करूंगा, मतलब एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होगी, इट इज नेवर नेगेटिव। तो मैंने जैसे पहली रीडिंग देखी x1, हम ट्रू वैल्यू x निकाल चुके हैं बच्चों। हमने क्या किया, x1 और x का डिफरेंस निकाला। मॉडुलस आपको दिख रहा होगा, मतलब मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं लेने वाला हूं। तो ये डिफरेंस कहलाएगा डेल्टा x1। इस डेल्टा x1 को ही हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर हमने कैलकुलेट की है पहली रीडिंग में। इसी तरीके से डेल्टा x2 हो गई एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2, डेल्टा x3 इज एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3। मैं ये भी लिख देता हूं, ये रीडिंग 1 की एब्सोल्यूट एरर है, ये रीडिंग 2 की, ये रीडिंग 3 की। अब आप ऐसे करके हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। लेकिन फिर क्या होता है, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स होंगी उन सब का एवरेज निकालेंगे, है ना। दिस इज एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं सबका एवरेज हमने कैलकुलेट किया, वो डेल्टा एक्स मिला। और इस डेल्टा एक्स को हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन मतलब एवरेज। तो आपने क्या किया बच्चों, हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट की, सबका एवरेज निकाला और उस एवरेज को हमने बोल दिया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपका जो कैलकुलेशन का काम है वो यहां तक था। इसके बाद थोड़ी आसान कैलकुलेशन है। अब हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। इसका मकसद क्या है बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों मैंने, दीपक शुक्ला मेरा नाम है, और मैंने मेजरमेंट किया एक फिजिकल क्वांटिटी का और मेरी एरर थी, मैं मास कैलकुलेट कर रहा था, द एरर वाज 0.5 किलोग्राम। जबकि एक और बच्चा है, उस बच्चे ने जब मेजरमेंट किया ना तो उसके मेजरमेंट में एरर आ गई 1 किलोग्राम। तो किसने बेटर मेजरमेंट किया है? अब किसी का यह कहना हो सकता है कि सर आपकी एरर तो 0.5 किलोग्राम है, तो आपने मेजरमेंट ज्यादा अच्छा किया है।
उस बच्चे की एरर जो थी वो 1 किलोग्राम है, तो उसने मेजरमेंट शायद उतना अच्छा नहीं किया है ना बच्चों। तो ज्यादातर यही चीज हमको कमेंट्स में भी देखने को मिल रही है ना। सबको ये लग रहा है कि 0.5 किलोग्राम बेटर रीडिंग है, बेटर अच्छी रीडिंग मैंने ली है क्योंकि एरर कम है। लेकिन ये सोचो, अगर मैं पूरी कहानी बताऊं तो 0.5 किलोग्राम मैंने एरर की है, लेकिन मेजरमेंट 10 किलोग्राम का किया था, ट्रू वैल्यू 10 किलोग्राम थी। जिस बच्चे की एरर 1 किलोग्राम है उसने मेजर किया था 1000 किलोग्राम। अब सोचो, मैंने 10 किलो का मेजरमेंट किया, उसमें 0.5 किलोग्राम की एरर है। उस बच्चे ने 1000 किलोग्राम का मेजरमेंट किया, उसमें 1 किलोग्राम की एरर है। अब बताओ किसने ज्यादा बेटर मेजरमेंट किया है? ऑब्वियसली उस बच्चे ने। मेरे मेजरमेंट में एरर बहुत ज्यादा हो गई ना। तो एरर कितनी है ये सिर्फ एब्सोल्यूट एरर से नहीं पता चलता है, एरर को देख करके सिर्फ नहीं पता चलता है, आपको रिलेटिवली पता करना पड़ेगा कि कितने में से कितनी एरर है। समझे इस बात को? तो बच्चों होता क्या है, हम लोग हमेशा रिलेटिव एरर की तरफ जाते हैं। तो फंडामेंटल क्या है, आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल ली और इस मीन एब्सोल्यूट एरर को आपने डिवाइड कर दिया बच्चों। किससे डिवाइड कर दिया? ट्रू वैल्यू से। जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो हमको जो क्वांटिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। और एक बार रिलेटिव एरर आ गई तो आप रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट परसेंटेज एरर। ज्यादातर कैलकुलेशंस में अपना टारगेट परसेंटेज एरर तक पहुंचना होता है। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरी बात। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी एक्स को मेजर करना था, वी हैव टेकन मल्टीपल रीडिंग्स। मैंने यहां पर 3 रीडिंग लेकर के एग्जांपल दिखाया है। रीडिंग्स कैन बी 5, 10, 20 एनीथिंग। तीनों रीडिंग्स का एवरेज जब हम निकालेंगे तो उस एवरेज को क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। एक बार ट्रू वैल्यू आपके पास आ गई, हर एक रीडिंग का ट्रू वैल्यू के साथ जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर इन ईच एंड एवरी रीडिंग, जो कि डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 है। जब आप सारी एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज निकालते हैं देन इट इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। और जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू के साथ डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलती है रिलेटिव एरर, एंड रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड विद 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है किसी लैब में रीडिंग लेने का, और एक बार आपने रीडिंग ले ली है उसके बाद परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का। इसको कभी नहीं भूलेंगे। और मैंने देखा है कि नीट के एग्जाम में बहुत बार बच्चों क्वेश्चंस ये पूछ लिए जाते हैं, तो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। नोट्स की टेंशन मत लो, नोट्स में आपको ये सारे शेयर कर दूंगा, आप समझो पहले अच्छे से। एक बार समझ लोगे, नोट्स को रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ बच्चे अभी भी टाइप कर रहे हैं कि तैयारी अच्छे से हो जाएगी क्या 1 महीने में। बच्चों जो हम कर रहे हैं इसको अच्छे से करते रहो, मत सोचो ज्यादा। मैं सबसे अच्छी सलाह जो कोई दे सकता है ना आपको, वो ये है कि दिमाग में ज्यादा चीजें मत लाओ, उतना रखो जो तुम्हारे हाथ में है। अपने हाथ में है पढ़ाई करना, 1 महीना बचाओ या 6 महीने या 1 साल या 2 साल, आपके हाथ में है अपनी मेहनत। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करो, पढ़ाई पूरी करो, रिजल्ट जो आएगा बाद में देखेंगे ना, उसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। एग्जाम कैसा आएगा तुमको नहीं पता, एनटीए कैसा पेपर बनाएगा तुमको नहीं पता, नीट के एग्जाम के दिन क्या क्या चीजें होंगी नहीं पता। लेकिन हां, उससे पहले अगले 30-40 दिन में हम क्या कर सकते हैं आपको मालूम है, आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो, आपके हाथ में चीज है। उतना ही मेहनत करके देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसको मैं एप्लीकेशन क्वेश्चन बोल रहा हूं। तो हमने अभी अभी जो चीज सीखी है हम बस उसी को अप्लाई करके देख रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अ स्टूडेंट मेजर्स लेंथ ऑफ अ रॉड एंड ऑब्टेन फॉलोइंग रीडिंग्स। तो इसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, रीडिंग्स ही आ गई हैं हमारे पास। मैंने 5 रीडिंग इस क्वेश्चन में है, तो
इन रीडिंग्स के साथ क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। तो मान लो ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने जिसमें परसेंटेज एरर निकालनी है। पहला काम क्या रहेगा, ये परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपके पास हमेशा सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो है ट्रू वैल्यू। तो बिना कुछ सोचे आपने क्या किया, जितनी भी रीडिंग्स गिवन है बच्चों सबका एवरेज ले लिया। 5 रीडिंग है, 5 से डिवाइड कर दिया हमने, तो आपको एक एवरेज वैल्यू मिल गई 50, जिसको हमने क्या बोल दिया, ट्रू वैल्यू। जब भी आपको मल्टीपल रीडिंग्स गिवन होंगी उन सबका एवरेज इज नोन एज ट्रू वैल्यू। फिर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी थी, तो हमने हर एक रीडिंग का डिफरेंस लिया 50 के साथ। तो ये सारी हमारी कैलकुलेट हो गई एब्सोल्यूट एरर्स। एक बार एब्सोल्यूट एरर्स आ गई बच्चों, ये आपने कैलकुलेट कर ली, तो सबका एवरेज कर दिया, एवरेजिंग करके आपको 0.44 मिल गया। दिस इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। और उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड किया, रिलेटिव एरर, एंड रिलेटिव एरर इनटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो आपके पास अल्टीमेटली 0.88% की एब्सोल्यूट एरर, सॉरी परसेंटेज एरर मिल गई है। ये क्वेश्चन बेसिकली जो अभी अभी आपने थ्योरी में सीखा है, जो सारी हमने बातें की हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर, उसी को बस जस्टिफाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपने एक बार और देख लिया दैट हाउ टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों। अब होता क्या है बच्चों, जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत बार हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। हमने दूसरी क्वांटिटी को मेजर किया, लेकिन जो थर्ड क्वांटिटी है वो इन दोनों पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं फोर्स, सब बच्चे ही जानते हैं कि फोर्स अगर मैं लिख रहा हूं तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। आपने सपोज मास मेजर किया, एक्सेलरेशन मेजर किया, दोनों में कितनी एरर है आपको मालूम है, बट फोर्स क्या अलग से मेजर करेंगे और अलग से एरर निकालेंगे? नहीं, हम लोग थोड़े समझदार लोग हैं। तो फिजिक्स में अगर हमने मेहनत की है मास कैलकुलेट करने में, हमने मेहनत की है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में, तो फोर्स निकालने के लिए ये मेहनत शुरू से हम नहीं करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स अगर पढ़ना है, समझना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारी क्वांटिटीज बाकी क्वांटिटीज के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे डिपेंडेंट होती हैं। देखो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है ना, लीस्ट काउंट। मतलब अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट। तो अगर आपने एक स्केल ली जिसमें 1 सेंटीमीटर के आपको लार्ज डिविजन्स दिख रहे हैं और हर एक सेंटीमीटर फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उस स्केल का लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, एक ही बात है। इसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। समझ गए बच्चों? तो अगर मैंने मान लो मास मेजर किया और मास की वैल्यू आ रही है 47, ऑब्वियसली मेरा मास तो नहीं है, 47.3 किलोग्राम। तो बच्चों रीडिंग को देखो ध्यान से, 47.3 किलोग्राम अगर मैं मेजर कर रहा हूं, नेक्स्ट रीडिंग क्या होगी? 47.4। प्रीवियस रीडिंग क्या होगी? 47.2। मतलब ये वैल्यू 0.1 किलोग्राम के फॉर्म में ही तो बढ़ेगी या कम होगी? इसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। तो इस पर्टिकुलर रीडिंग में जो लीस्ट काउंट की वैल्यू है उसको हम बोल देंगे 0.1 किलोग्राम। साइंस में एक्चुअली मान लिया जाता है कि हमारे बच्चे होशियार बच्चे हैं। अगर तुम सब होशियार बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखो कि मान के चलते हैं कि आप एरर कितनी करोगे। अगर 0.1 किलोग्राम लीस्ट काउंट है तो इतनी ही एरर आप कर सकते हो,
मतलब हो सकता है एक्चुअल रीडिंग 47.2 रही हो और आपने देख लिया हो 47.3, या एक्चुअल रीडिंग 47.4 रही हो और आपने देख लिया 47.3। 0.1 किलोग्राम की तो मिस्टेक करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक्चुअल रीडिंग है 60 किलोग्राम और आपने देख लिया 47.3 किलोग्राम। अगर इतना हो रहा है तो फिर साइंस स्टूडेंट बोलने में शर्म आनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि आप इतनी गलती करोगे 0.1 किलोग्राम की ना, तो हम ज्यादातर केसेस में लीस्ट काउंट को क्या मान लेते हैं, इसी को हम मान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर। अगर आपको क्वेश्चन ने, सिचुएशन ने कुछ और नहीं बताया है, then whatever is the least count will be treated as absolute error. तो least count is considered as absolute error for a particular reading. इस बात को अच्छे से रखना है दिमाग में। बहुत बार क्वेश्चन हमको बताता ही नहीं है कितनी एब्सोल्यूट एरर है, इन दैट केस लीस्ट काउंट को ही एब्सोल्यूट एरर मान लेंगे। ठीक है, जैसे एक जस्ट एग्जांपल की बात है कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया 10.2 सेंटीमीटर। अगर आप मेजरमेंट 10.2 सेंटीमीटर कर रहे हैं तो लीस्ट काउंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे में आप रिलेटिव एरर अगर निकालना चाहते हैं, इस क्वेश्चन ने आपको एब्सोल्यूट एरर नहीं बताई है, लेकिन जो भी लीस्ट काउंट है उसी को हम एब्सोल्यूट एरर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो यही अपनी एब्सोल्यूट एरर हो गई। तो यहां पर हम कह सकते हैं दैट एब्सोल्यूट एरर जो भी आ रही है वही एक्चुअली लीस्ट काउंट है। ठीक है, अवर एब्सोल्यूट एरर इज द लीस्ट काउंट। और उसके बाद जब आपने रिलेटिव एरर निकाली तो उसी का डायरेक्टली यूज कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आपको सिर्फ 3 चीजें दिमाग में रखनी है। मैं जानता हूं बड़े अच्छे नोट्स बनाए मैंने, आपको उतने अच्छे नहीं भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, है ना, लेकिन काफी मेहनत की है बच्चों, ताकि आपको नोट्स ऐसे मिल जाएं कि इस टाइम में, जब टाइम इतना कम बचा है ना, आप लोग देख करके रिवीजन अच्छा कर पाओ। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में 3 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। पहला, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज, एब्सोल्यूट एरर्स गेट एडेड। एरर्स को हम ऐड तो करेंगे, लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमेशा एब्सोल्यूट एरर को ऐड ही करेंगे। जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, जैसे यहां पर जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं तो ऐसे केस में रिलेटिव या परसेंटेज एरर को आप ऐड करोगे। रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर, इसको हम ऐड कर रहे होते हैं। एंड लास्टली, पावर्स की कई बार बात होती है। जैसे अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, ये ना a क्यूब इंटू बी स्क्वायर पे डिपेंड करती है। मतलब आपको दिख रहा है कि यहां पर a क्यूब का मल्टीप्लीकेशन है बी स्क्वायर के साथ, तो मल्टीप्लीकेशन तो है, लेकिन पावर्स भी हैं। क्या a क्यूब को मैं a इंटू a और बी स्क्वायर को b इंटू बी लिख सकता हूं? तो बच्चों ऐसे में होगा ये कि जब आप डेल्टा z बाय z लिखोगे, आपको पता है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में कौन सी एरर ऐड करते हैं हमेशा, रिलेटिव या परसेंटेज। तो मैं डेल्टा a बाय a लिखूंगा, मगर कितनी बार लिखना पड़ेगा मुझे, ये कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। आप डेल्टा b बाय b लिखोगे, ये कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। क्योंकि बच्चों इसका मतलब है a इंटू a b इंटू b। जितने भी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में होंगे सबकी रिलेटिव एरर ऐड करोगे ना, तो अगर 3 बार लिखोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b बाय b। ये होने की वजह से यहां पर जब आप देखोगे तो हमने लिखा थ्राइस डेल्टा a बाय a, और इसीलिए यहां पर लिखा है इन केस ऑफ पावर्स, पावर इज मल्टीप्लाइड विद रिलेटिव और परसेंटेज एरर। ठीक है, आई थिंक मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं। अगर पावर 3 है तो आप इसकी रिलेटिव एरर लिख लो और पावर से सीधे से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बी स्क्वायर लिखा है तो आप रिलेटिव एरर लिख लो बी की डेल्टा बी बाय बी और पावर से मल्टीप्लाई कर दो 2 से। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट दिमाग में रखने हैं बच्चों। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो कौन सी एरर ऐड होगी? एब्सोल्यूट एरर। जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करेंगे तो कौन सी एरर ऐड करनी है?
रिलेटिव या परसेंटेज एक ही बात है, और जब पावर्स होंगी तो पावर विल कम इनटू मल्टीप्लीकेशन विद रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ये तीन बातें अगर दिमाग में हैं तो आप बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब क्वेश्चन यहां से आते भी काफी सारे हैं, लगभग हर एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर हो जाएं जो इन 3 पॉइंट्स में बात हो रही थी। देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे तो मैंने 2 रेजिस्टेंस ले लिए। अब रेजिस्टेंसेस को हम कंबाइन कैसे करते हैं? दे आर कंबाइंड आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। तो मान लो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की पहले बात कर रहा हूं, थोड़ा आसान है इसलिए। 2 रेजिस्टेंसेस मैंने ले लिए और इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। हम सब ये बात जानते हैं अच्छे से कि आर इक्विवेलेंट अगर निकालोगे बच्चों तो ये R1 प्लस R2 के बराबर आएगा। मैं दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर सकता हूं सीरीज में। पहला काम ये है कि इधर 10 ओम है, इधर 5 ओम है, तो ये तो ऐड होना ही है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा 15 ओम। प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो भी एब्सोल्यूट एरर आएगी उसकी वजह से रीडिंग ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको कौन सी एरर ऐड करनी होती है? एब्सोल्यूट एरर। ये जो एरर दी हुई है ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं बच्चों, एब्सोल्यूट एरर की ही यूनिट होती है। रिलेटिव और परसेंटेज एरर यूनिटलेस होती है हमेशा, ठीक है? तो यहां पर अगर बात करें, दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट 2 ओम्स। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे आसानी से, ठीक है? तो एक छोटी सी बात, क्योंकि ये आई हमारे कन्वर्सेशन में, तो इसको भी लिख लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर हैव सेम यूनिट एज दैट ऑफ physical quantity relative and percentage errors are dimensionless। हमेशा आंखों के सामने जो कॉन्सेप्ट एक बार आ गया ना, उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसका रीजन होता है कोई ना कोई। तो हो सकता है कि अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आ रहा हो, ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए, कुछ भी, ठीक है? तो हम ये समझ गए, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अब अगर मैं क्वेश्चन ये देता हूं कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस हमको दिया हुआ है, इसको चार्ज किया वोल्टेज V तक, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ चार्ज। अब हम सब जानते हैं Q जब कैलकुलेट करोगे तो ये होता है किसके बराबर? C इंटू V। Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला सब जानते हैं। हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन की, और मल्टीप्लीकेशन में कौन सी एरर ऐड होती है? रिलेटिव। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ने पूछा क्या है? परसेंटेज एरर के बारे में। तो आप हमेशा ये कह पाओगे कि सर डेल्टा Q बाई Q अगर लिखेंगे और मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, then we are getting percentage error in measurement of charge, ठीक है? Now this should be equal to delta C by C into 100 plus delta V by V into 100। तो बेसिकली हमने जो अपनी कैलकुलेशन की है उसमें हम परसेंटेज एरर्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहां पर बड़ा आसान हो गया बच्चों। डेल्टा C कितना है? 0.1। इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। माइक्रोफेराड में है, दोनों की यूनिट बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 100 प्लस डेल्टा V अगर देखोगे तो 0.2 है, इसको 20 से डिवाइड किया इंटू 100। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 50 होता है, यहां पर 5 आएगा, प्लस यहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो 5 इंटू 0.2 मतलब 1 आ जाएगा। तो 6% की एरर हमने कैलकुलेट कर ली। क्लियर?
दिमाग में एकदम क्लैरिटी के साथ ये बात होनी चाहिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो जो एरर हमको ऐड करनी है वो कौन सी है? रिलेटिव एरर। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज आया। अब क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो ये है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस हमको दिया हुआ है। मतलब आप समझो कि दिया क्या है आपको ना, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, इसी तरीके से परसेंटेज एरर निकालते हैं ना बच्चों, तो आपको डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 दिया हुआ है 0.5%। ठीक है, जो कैलकुलेशन हमको करनी है वो क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज एरर बताओ किसके कैलकुलेशन में? सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब आपको फॉर्मूला ढूंढना है। आपके दिमाग में पहले ये होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, यहीं से शुरुआत करते हैं, तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हुए ये समझो दैट द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, 4πr²। हम बात कर रहे हैं कि स्फीयर की, सो द फॉर्मूला इज 4πr²। अब अगर आप डेल्टा एस बाय एस लिखोगे बच्चों, इंटू 100 भी कर दें, क्या 4π लिखने की जरूरत है? भाई 4π में डेल्टा क्या है? 0। 4π इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू विल नॉट चेंज, इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन योर मेजरमेंट। तो 4π फिक्स्ड है अपनी जगह पर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मगर यहां पर r² है बच्चों, स्क्वायर है तो पावर तो आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, आप लिख पाएंगे डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। तो इसका मतलब यह हुआ कि परसेंटेज एरर सरफेस एरिया में अगर निकालेंगे तो यहां तो 0.5 थी, 0.5 का डबल करोगे तो 1% आ जाएगा। अब तुम आगे की कहानी तो समझ गए बच्चों। अगर मैं यहां पर वॉल्यूम में कैलकुलेशन करूंगा तो हम सब समझते हैं कि वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 πr³। यहां पर 4/3 पाई से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो कांस्टेंट है। तो आप लिख पाएंगे डेल्टा v बाय v इंटू 100 इक्वल्स टू थ्राइस डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। मतलब जो परसेंटेज एरर वॉल्यूम की कैलकुलेशन में आ रही है वो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस है, तो आपको 1.5% मिल जाएगा। है सुपर इजी। इनफैक्ट ये आसान तो तुम लोगों को लग रहा होगा, मगर ये भी बता दूं कि ये नीट में आए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। पेपर जैसे लास्ट ईयर मुश्किल लगा बच्चों को, पूरा पेपर मुश्किल नहीं था। फिजिक्स में आउट ऑफ 45 मैं अभी भी बोल सकता हूं कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर बच्चा कर सकता था। हां ठीक है, 10-15 क्वेश्चन में थोड़ी मुश्किल रही होगी, ठीक है पूरे 45 नहीं हो सकते, मगर आप सोचो नीट के लास्ट ईयर के पेपर में आपको 99 परसेंटाइल के लिए फिजिक्स में इतने ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने वो 30-35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अच्छे से, एक्यूरेसी से, तो बात बन गई, है ना। तो इजी क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं एग्जाम में, उनको ढूंढ के पहले से ही करना होता है। ओके, इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन अब जो है इसका फ्लेवर और थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने एक फिजिकल क्वांटिटी पी की बात की, ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हमको क्वेश्चन में गिवन है। इन्होंने परसेंटेज एरर बता दी और कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर बताओ पी के मेजरमेंट में क्या होगा। अब ये चीज आसान है, क्यों आसान है? क्योंकि फॉर्मूला अपने पास है। पी हमको बता दिया है a³ b² बाय √c इंटू डी। थोड़ी खांसी मुझे हो गई है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा बियर करते रहना। बात यह है कि P के लिए अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो डेल्टा P बाय P इंटू 100 लिख दिया मैंने, a³ लिखा हुआ है बच्चों। पावर मल्टीप्लीकेशन में आती है तो थ्राइस डेल्टा a बाय a इंटू 100 लिखोगे, प्लस b² है तो ट्वाइस डेल्टा b बाय b इंटू 100 लिखोगे, प्लस हाफ डेल्टा c बाय c इंटू 100 लिखोगे। पावर हाफ में है, भले ही क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है, एरर ऐड होती जाएगी। d की बात करेंगे तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा d बाय d इंटू 100। बस ये कैलकुलेशन आपको कर लेनी है,
क्वेश्चन ने जो मेजरमेंट किया है उसमें देखो परसेंटेज एरर 1% है ए में, 3 इंटू 1 कर देते हैं, 2 इंटू 3 कर देते हैं, हाफ ऑफ 4 कर देते हैं और लास्ट में 2। तो यहां पर आएगा 3 + 6 + 2 + 2। अल्टीमेटली ओवरऑल आपको क्या मिल गया 13%। तो यहां पर P जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके मेजरमेंट में जो टोटल एरर आएगी वो 13% की होगी। ठीक है, गॉट इट। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो बच्चे मेरे कर ही लेंगे सॉल्व। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अनयूजुअल साइड में है। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को परेशान भी करता है। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखने में हमारे पहले क्वेश्चन जैसा लग रहा है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें 2 रेजिस्टेंसेस थे, यहां पर भी हैं, बट क्वेश्चन कह रहा है कि एब्सोल्यूट एरर बताओ। एक तो इन्होंने रिलेटिव या परसेंटेज एरर नहीं पूछी आपसे, इन्होंने आपसे पूछा है कि ये बताओ कि एब्सोल्यूट एरर कितनी है और किसके मेजरमेंट में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है और बच्चों को परेशान करता है। इसको पर्टिकुलरली मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल रहा। अब ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, ध्यान से देखना है। मैं लिख सकता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैं लिखूंगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन ये क्वांटिटी जब मैं देख रहा हूं तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम जानते हैं, पावर के लिए भी जानते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। हम ऐसी क्वांटिटी को पहले तो एरर के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं और सबसे प्यारा तरीका इसको करने का है, मैं दोनों तरफ लॉग लेने वाला हूं। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ln, अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं, अच्छा वैसे लॉग लेने की बजाय मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकता हूं। समहाउ मुझे एब्सोल्यूट एरर तक पहुंचना है तो देखना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू कोई भी क्वांटिटी x मान लें। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और उनमें से एक मैं आपको सिखा रहा हूं। तो जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, सब जानते हैं। तो यहां पर आएगा -1/R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। साथ में क्योंकि मैं किसी और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो साथ में आपको क्या मिलेगा, dr इक्विवेलेंट बाय dx। ये लिखना जरूरी है। साथ में क्या मिलेगा, माइनस इक्वल्स टू -1/R1 स्क्वायर dr1/dx -1/R2 स्क्वायर dr2/dx। dx मैं हटा सकता हूं यहां से, तो आपको अल्टीमेटली ये मिल गया दैट dr इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय r इक्विवेलेंट का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू dr1/R1 स्क्वायर प्लस dr2/R2 स्क्वायर। इसका मतलब dr इक्विवेलेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं r इक्विवेलेंट का स्क्वायर लिख दूंगा राइट हैंड साइड में और इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं dr1/R1 स्क्वायर प्लस dr2/R2 स्क्वायर से। अब इसमें वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, कैलकुलेशन फर्दर की जा सकती है, लेकिन आपके सामने जो जरूरी फॉर्मूला है वो ये हो गया। मतलब कभी भी इस फॉर्म में अगर आपको एक्सप्रेशन दिखता है, देन दिस इज द वे, दिस इज द फॉर्मूला टू डू अवर कैलकुलेशंस। क्लियर? ये सिर्फ रेजिस्टेंस की बात नहीं है। अगर मैं ये कहता कि बच्चों मैं बात कर रहा हूं एक स्फेरिकल मिरर की, एक कॉन्केव मिरर है जिसके सामने मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो u डिस्टेंस अवे है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज f,
और जो इमेज डिस्टेंस है उसको v मान लेते हैं। तो भाई क्या फॉर्मूला बनता है, आप सब जानते हो बच्चों। अगर मैं मिरर फॉर्मूला की बात करता हूं तो आप लिखते हैं 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। और अगर ऐसा कुछ दे दिया गया आपको, अब क्वेश्चन कहता है कि भाई हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर किया, हमने इमेज डिस्टेंस मेजर किया, उसमें एरर कितनी थी वो भी आपको बता दी, और क्वेश्चन कहता है कि फोकल लेंथ में बताओ कितनी एरर है। आसान बात हो गई। आपके सामने ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक जैसा है ना, तो क्या दिमाग में रखोगे, आप लिख सकते हो du डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर विल बी इक्वल टू df डिवाइडेड बाय f स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों। आपको जब भी इस टाइप का रिलेशन मिलेगा, हाउ टू अप्रोच एंड सॉल्व, ये आपको क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। मैंने प्रॉपर डेरिवेशन आपको बताई, डिफरेंशिएट करके कैसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इन बातों का दिमाग में, जहन में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अगर आपको कभी भी एब्सोल्यूट एरर निकालनी होती है, आपको अगर x में एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो दिमाग में dx आना चाहिए बच्चों। ठीक, अगर ये चीज दिमाग में रखोगे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। हालांकि नीट में उतने कॉम्प्लिकेटेड या डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस रिलेटेड कम आएंगे, लेकिन फिर भी इस बात को दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल था, ओल्ड एनसीईआरटी का, न्यू में नहीं दिया गया। ओके, एक और टाइप के क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाते हैं वो है एक सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड। हम सब जानते हैं कि किसी भी सिंपल पेंडुलम की अगर बात करें, इसकी साइड लेंथ स्ट्रिंग लेंथ L है और ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है बच्चों, इसको लिखा जाता है 2π √of L/g। बहुत बार हम स्कूल्स में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें g की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम। लेकिन अगर इस रिलेशन को देखोगे तो फिर से हम लोग अपनी जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का कॉन्सेप्ट है उसको अगर यूज करें तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो दिख रहा है ना बच्चों, इससे g की वैल्यू बताना कितनी आएगी। g विल बी प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया, 2π का स्क्वायर 4π स्क्वायर आएगा, मुझे ज्यादा उससे मतलब भी नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है। तो मैं यहां पर जब लिखूंगा तो डेल्टा g बाय जी शुड बी इक्वल टू डेल्टा L बाय L प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा t बाय टी। अल्टीमेटली ये फॉर्मूला हो जाता है इस टाइप के केसेस में कैलकुलेशन करने का। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे अच्छे से। लेकिन अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि लेंथ को जब हमने मेजर किया तो कितनी आई, 10 सेंटीमीटर, 1 mm एक्यूरेसी है। मतलब ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। ये 1 mm एक्यूरेसी का मतलब है आपको बता दी गई है एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। टाइम पीरियड जब मेजर किया तो 0.5 सेकेंड है टाइम पीरियड, लेकिन हमने द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड विद अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमको यहां वैल्यूज पुट करनी है। ध्यान देना इस बात पे, जब आप एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट कर रहे हैं बच्चों, तो किस टाइप की वैल्यूज ये बनेंगी। आप जब एक्सप्रेशन में वैल्यूज रखोगे तो डेल्टा g बाय जी तो निकालना है मुझे। मैं इनटू 100 भी कर देता हूं। यहां पे डेल्टा L बाय L की बात हो रही है। डेल्टा L मुझे पता है 1 mm एक्यूरेसी है, 1 mm का मतलब 0.1 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, इंटू 100 करूंगा, प्लस ट्वाइस ऑफ। पहले तो ये बताओ कि डेल्टा टी कितना है। क्वेश्चन ने कहा कि रिस्ट वॉच का हम यूज कर रहे हैं जिसका रेजोल्यूशन कितना है, 1 सेकेंड। मतलब वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसी ही चल रही होगी ना। तो जो लीस्ट काउंट है मेरी रिस्ट वॉच का, उसी को एब्सोल्यूट एरर मानेंगे, तो मैं यहां पर तो 1 सेकेंड लिखूंगा। लेकिन मैं डिवाइड किससे करूंगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बच्चे परेशान होते हैं। बच्चों 0.5 सेकेंड इज टाइम पीरियड ऑफ
1 ऑसिलेशन, तो 100 ऑसिलेशन का कितना रहा होगा? 50 सेकेंड। क्या ये एरर 50 सेकेंड में हुई है या एक ऑसिलेशन में हुई है? ऑब्वियसली उस स्टॉप वॉच की मदद से आपने जब अपनी कैलकुलेशन की, रिस्ट वॉच की हेल्प से कैलकुलेशन की, तो आपने तो पूरे के पूरे 100 ऑसिलेशंस को देखा। इसका मतलब आपको ना 100 ऑसिलेशन का टाइम यहां डालना है। हमेशा ये टोटल टाइम आएगा, जितने भी ऑसिलेशन है टोटल ऑब्जर्वेशन का जो टाइम है वो यहां पुट करना है। तो ये आसान हो गया अपने लिए। 1 प्लस, अच्छा इंटू 100 तो करना ही है। तो ये एरर ओवरऑल आ जाएगी कुछ 5% की। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, इसको हमेशा इस फंडामेंटल का हम यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एरर्स के जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलेंगे तो डेफिनेटली तुम लोग ये कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। टाइम हमेशा ही लिमिटेड है क्रैश कोर्स में, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है इसको एरर्स पे। आज के आज कई सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसा मैंने कहा इस चैप्टर पे कम से कम 50 क्वेश्चन होने चाहिए, जिसमें से ऑब्वियसली 15-20 क्वेश्चन एरर पे मिलेंगे। उनको अटेम्प्ट कर लोगे, और मुझे ऐसा लगता है किसी ने भी मन से लेक्चर अटेंड किया, रिवीजन किया और 15-20 क्वेश्चन एरर पे कर लिए हैं, तो अगर नीट के एग्जाम में एरर पे क्वेश्चन आता है, जो कि मुझे लगता है कि आएगा, तो आप पक्का उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आउटपुट जरूर देती है। बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। सब जानते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। हम चाहते ये हैं कि जितनी भी दुनिया में फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दें। और इस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या किया, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको कुछ सिंबल से डिनोट कर दिया। जैसे मास को हमने m लिख दिया। कर सकते हैं, आसान काम है ना ये। तो मास के लिए मैं यूज करूंगा कैपिटल M, और यही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है। तो मास को m लिख दिया। लेंथ अगर मुझे लिखनी पड़ेगी, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला तो L लिख देंगे। इन दिस वे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट तो कर ही देते हैं। बात आती है बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज की। बाकी फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? दुनिया भर की। इनको अगर रिप्रेजेंट करना है तो इनके टर्म्स में कर सकते हैं। सिर्फ एक फंडामेंटल है जिसको दिमाग में रखना है। फंडामेंटल क्या है? जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, आपको या तो उसकी यूनिट या फिर कोई फॉर्मूला याद आना चाहिए जो उसको रिलेट करता है। और ये जितना सिंपल होगा उतना अच्छा ही, ये हमारी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है। तो जैसे अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स, मैं सबसे सिंपल से शुरू कर रहा हूं। एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। कोई फॉर्मूला जानते हो फोर्स का? हाँ जी, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई मास के लिए m लिख सकते हो। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ, पर सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम। पर सेकेंड स्क्वायर था तो पावर -2, MLT -2। आगे डायमेंशनल फॉर्मूला। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से किया जा सकता है। तो यहां पर MLT -2 हम लिख पा रहे हैं बड़े आराम से। ऐसे ही अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है सपोज एनर्जी का, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आएगा? एनर्जी होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क हो गया, वर्क की यूनिट एनर्जी की यूनिट सेम है, तो भाई इसी को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो ML2T -2 आ जाएगा। आसान बात है, काफी आसान बात है। अब किसी ने कहा सर ये तो बड़ी आसान चीजें आप कैलकुलेट कर रहे हो, थोड़ा मुश्किल करके दिखाओ। मुश्किल कौन सा? किसी ने कहा कि सर हमने 12th में पढ़ा एप्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो क्या? ये तो बहुत मुश्किल है भाई। एब्सोल्यूट आप इसको अगर निकालना चाहते हो तो एक बात बताओ, कोई फॉर्मूला इसको रिलेट करते हुए जानते हो? बहुत सारे।
अब उनमें से एक कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं फोर्स होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो भाई एप्सिलॉन नॉट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू एफ। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये इस पर डिपेंड करता है, वो तो कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो Q1 Q2 चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, तो यहां पर आ जाएगा एम्पियर का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। फोर्स के लिए हम जानते हैं MLT-2, अभी अभी लिखा था, बन गई बात। एम की पावर क्या आएगी -1, एल की पावर कितनी आएगी -3, टी की पावर क्या आ गई 5, ए की पावर कितनी है 2। डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। आप जो मर्जी बात करो, अब किसी को ये याद नहीं आ रहा, भाई ये तो याद होगा एनर्जी जो होती है, ध्यान रखना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी, ये क्या होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहां से भी निकाल सकते हो। ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं पता, कैसे नहीं पता। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स को चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का क्या होता है MLT-2, चार्ज का क्या होता है एम्पियर इंटू टाइम। लो जी कैलकुलेट हो गया। आपके पास चाहे जो मर्जी फिजिकल क्वांटिटी, उसका कोई फॉर्मूला याद करो। अब कोई कहता है कि सर प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होगा, एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर या फिर एच सी ओवर लैम्डा के बराबर। तो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसका क्या आ जाएगा एनर्जी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय सी। दिख रहा है सबको। एनर्जी मतलब mL2T-2, वेवलेंथ मतलब लेंथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेलोसिटी। आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। आप जो मर्जी फिजिकल क्वांटिटी बोलो। कोई बच्चा लिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जानते तो हो, आपको पता है स्टोक्स लॉ, फोर्स होती है 6π η/RV। तो भाई ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालोगे तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिवाइडेड बाय 6π, तो डायमेंशनलेस है RV। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जब ईटा का लिखोगे, ऊपर फोर्स है बच्चों MLT-2, रेडियस मतलब L, वेलोसिटी मतलब LT-1। आ गया कैलकुलेट करके। आप जो मर्जी फिजिकल क्वांटिटी ले लो। आपने 11th और 12th में फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, कोई ना कोई फॉर्मूला होगा जो उस फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर रहा होगा। जैसे ही वो फॉर्मूला लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। इसमें कुछ भी रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। याद रखना है तो बस इतना कि जितने भी 12th के फॉर्मूले हैं, अगर मैंने वो रिवाइज कर लिए, मुझे आते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना मेरे लिए चुटकियों का काम है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अब देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ लिख देने से बात नहीं बनती है। बात है डायमेंशनल एनालिसिस की, जिसमें दो मुख्य बातें हैं। अगर हमारे पास एक फिजिक्स इक्वेशन है और उसके लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से शुरुआत करते हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है आप दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट तो तब कर सकते हो जब उनके डायमेंशंस बराबर होंगे। जैसे अगर मैं कहूं 2 एप्पल्स प्लस 3 एप्पल्स इक्वल्स टू 5 एप्पल्स, दैट इज करेक्ट। बट 2 एप्पल्स प्लस 3 ऑरेंजेस इज इक्वल टू, आप 2 एप्पल और 3 ऑरेंज को कैसे ऐड करोगे? एक बच्चे ने लिखा है कि एप्पल ऑरेंज शेक बन जाएगा। सर ये सब बातें छोड़ो यार, क्रैश कोर्स कर रहे हो, दिमाग लगाओ इस चीज में। तो आप 3 एप्पल 2 ऑरेंज ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दीज आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में ये रूल नहीं लगता है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को कर सकते हो बिल्कुल आराम से। ठीक है।
तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बड़ा सिंपल सा है। एक और बात, ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो मैं चाहता था सबको पता रहे। किसी भी इक्वेशन की हम बात करेंगे तो ये चीज दिमाग में स्ट्रांगली रहनी चाहिए। फॉर एनी फिजिक्स इक्वेशन टू बी करेक्ट, एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी आएगा, ओवरऑल दे शुड बी सेम। सेम होगा तभी आप इक्वेट कर पाओगे, है ना। ये इक्वल टू साइन लगाने का हक आपको मिलता ही तब है। दूसरी बात, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड देयर आर्गुमेंट्स आर डायमेंशनलेस। मतलब अगर मान लो मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू साइन एक्स, ध्यान देना यहां पे एक साइन फंक्शन की बात हो रही है। ये पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा ना, वो डायमेंशनलेस होगा, इसके कोई अपने डायमेंशन नहीं है। लेकिन ये जो इसका आर्गुमेंट है, मतलब मैंने जो वैल्यू पुट की है ना, एंगल जो रखा है, वो भी डायमेंशनलेस होना जरूरी है। देखो ये चीज एल्जेब्राइक फंक्शंस के लिए नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर है, अब उसके लिए थोड़ी ना बोलेंगे, या अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा, ये गलत बात है। वो डायमेंशन हो सकते हैं, लेकिन अगर नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस होंगे तो ये डायमेंशनलेस होंगे, इनके आर्गुमेंट भी डायमेंशनलेस होंगे। दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ऑल आर डायमेंशनलेस। तो कितनी बातें हुई बच्चों यहां पर? 3। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक पॉइंट यहां देखा आपने, एक पॉइंट यहां देखा। इन तीनों बातों को दिमाग में अच्छे से रजिस्टर कर लेते हैं अगर हमको डायमेंशनल एनालिसिस करके देखना है। अगर हम ये चाहते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस प्रॉपरली करें किसी भी इक्वेशन का, तो ये बातें हमको एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लैरिटी के साथ दिमाग में रहनी जरूरी है। अब देखो इसके आगे अगर बढ़े तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इनका डायमेंशनल एनालिसिस करके देखते हैं, तभी हमको क्लैरिटी आएगी। तो अगर डायमेंशनल एनालिसिस करें इनका, जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन। यहां पे एक रिलेशन दिया हुआ है, p यहां पर पावर है, x यहां पे डिस्टेंस है और t टाइम है। सबसे पहली चीज मुझे जो दिख रही है, क्योंकि क्वेश्चन ने a और b का डायमेंशंस निकालने के लिए बोला है, आपको दिख रहा है हम b माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं। और अगर मैं यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दूं, तो उससे मुझे क्या पता चलेगा भाई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से आप b माइनस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो इनके डायमेंशंस बराबर होने जरूरी हैं। टू फिजिकल एक्सप्रेशंस और क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशंस। मतलब कहने का ये कि b का डायमेंशनल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होना एक नेसेसिटी है। और अगर ऐसा है तो x है क्या? x इज जस्ट डिस्टेंस। तो आप कह सकते हैं कि b का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर हो जाएगा। सो इजी ना। अब आपको क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमको a का भी चाहिए। तो मैं सबसे पहले अब ये यूज करना चाह रहा हूं कि LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला और RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा। ये पॉइंट था ना अपना सेकंड पॉइंट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू RHS। इसी का हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मैं LHS की बात करता हूं तो LHS में तो बच्चों क्या है यहां पर? पावर। पावर क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम ना। तो वर्क मतलब एनर्जी, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं ml/t-2 एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, पर यूनिट टाइम मतलब t से डिवाइड कर देते हैं। RHS पे आओगे तो b माइनस एक्स स्क्वायर का तो एल स्क्वायर होगा, तो न्यूमरेटर में डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में a का मुझे नहीं पता, बट साथ में t है टाइम, जिसके लिए t ही लिखोगे।
सबको दिख रहा है ये टी डिनोमिनेटर में है, दोनों तरफ हटा सकते हैं, इसको हटा दिया हमने। एल स्क्वायर भी दिख रहा है सबको, ये भी हटा देते हैं। तो ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों, ये आ जाएगा। ए को इधर लाते हैं, इन दोनों को इस तरफ ले जाएंगे, वी विल गेट m-1 T2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ये हमको कैलकुलेशन यहां पर करके दिखानी थी, ठीक है। तो ए और बी इस टाइप के एक्सप्रेशंस अगर हमारे सामने आएंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम आसानी से निकाल सकते हैं, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। और मैं बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में ढेरों हैं, आते रहते हैं, इनको हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन। अब तुम सब वेव इक्वेशन वगैरह पढ़ चुके हो, लेकिन फोकस करो गिवन इक्वेशन पे। क्वेश्चन ने डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पूछा है। बच्चों पहली चीज, ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है आर्गुमेंट, दिस होल आर्गुमेंट हैज टू बी डायमेंशनलेस। इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। ये हमको दिखने लग गया यहां से। इसको अगर मैं डायमेंशनलेस रखना चाहता हूं बच्चों, तो मुझे ये चीज साफ दिखने लगी अब कि मैं यहां पर एक्सप्रेशन देख रहा हूं ओमेगा एक्स बाय वी माइनस ओमेगा के, और ये पूरा डायमेंशनलेस होना जरूरी है। मतलब ओमेगा के भी डायमेंशनलेस होगा अपने आप में। या फिर यह भी सोचा जा सकता है और बोला जा सकता है कि एक्स बाय वी में से के आप हटा रहे हो। अगर मुझे इसको डायमेंशनलेस रखना है तो एक बात और है, एक्स बाय वी और के अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनके डायमेंशंस तो सेम होने चाहिए। मतलब के का डायमेंशनल फॉर्मूला और एक्स बाय वी का बराबर तो होगा ही। आप यहां से भी ये बात कर सकते हैं कि x का मतलब तो x कोऑर्डिनेट होता है वेव इक्वेशन में, तो लेंथ आएगा और ये LT-1 आएगा। लेंथ कैंसिल, आपको टाइम मिल गया, ठीक है। सेम वे में यहां पर भी आप कह सकते हो दैट ओमेगा के हैज टू बी डायमेंशनलेस। ठीक बच्चों, तो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से ये सारी कैलकुलेशन की जा सकती है, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब जैसे इसको देखते हैं कि पी वाई क्यू है, गिवन दैट एक इक्वेशन हमको दी हुई है प्यारी सी, y एंड x आर मेजर्ड इन मीटर्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखना जरूरी है बच्चों। पहला ऑप्शन देखते हैं, यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a। ऐसा है क्या? देखो x और a, y a के बराबर है। यहां पर c इंटू टी करोगे तो ये भी डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस ही होना चाहिए। x यहां पे डिस्टेंस है, a यहां पर एम्पलीट्यूड है, और लैम्डा वेवलेंथ है तो वो भी तो डिस्टेंस ही होता है, तो यूनिट तो बराबर होगी। द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x बट नॉट ऑफ a। ये गलत बात हो गई, यूनिट तो बराबर ही है। द यूनिट ऑफ c इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा। c की यूनिट और 2 पाई बाय लैम्डा की बराबर होगी क्या? नहीं। ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो ये आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू सी टी। बच्चों इसको डायमेंशनलेस होना चाहिए। डायमेंशनलेस होगा तो डायमेंशंस क्या आएंगे? 0, तो सबकी पावर 0 मतलब 1। तो आपको ये दिखाई देगा कि यहां पर c का डायमेंशन और 2 पाई बाय लैम्डा का अगर बराबर हो गया तो टाइम बच जाएगा ना बच्चों, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सी टी माइनस एक्स इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा। कैसे हो सकता है? ये इसके इनवर्स के बराबर होगा, तभी ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस बनेगी। अगर ये दोनों सेम हो गए तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना डायमेंशंस और यूनिट, बट साइन का आर्गुमेंट आपको क्या रखना है? डायमेंशनलेस। दैट्स वाई ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वही 2-3 रूल्स हैं जिनके बेसिस पे आपको इन सारी इक्वेशंस को स्क्रूटिनाइज करना होता है। उसके बेसिस पे प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करोगे
तो आपको रिजल्ट बड़ी आसानी से मिलते चले जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात यहां पर करेंगे एक और रिलेशन की। पढ़ लो इसको पहले, मैं थोड़ा पानी पीता हूं, रीड करो आराम से। एक रिलेशन की ये बात कर रहे हैं। ओके, ये हमको इक्वेशन दी हुई है। P यहां पर प्रेशर है, Z डिस्टेंस है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बच्चों, थीटा यहां पर टेम्परेचर है। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। ठीक है, बीटा तक पहुंचना है। अब मुझे यह समझ में आना चाहिए कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन will be dimensionless और पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बी डायमेंशनलेस। तो ये जो एक्सप्रेशन में पावर मुझे दिख रही है वो भी डायमेंशनलेस आएगी। तो मैं इस पावर पर फोकस करूंगा। ये पावर कितनी है बच्चों? अल्फा z डिवाइडेड बाय के थीटा, और डायमेंशनलेस होने का मतलब है इसके डायमेंशंस 1 के बराबर होंगे। यहां पर अल्फा एक अननोन क्वांटिटी है, तो मैं पहला काम यही करना चाहता हूं कि अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर लूं, जो कि के थीटा बाय जेड के बराबर होगा। बच्चों जरा इसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करके बताना कितना आएगा। एक बात का ध्यान रखना, ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जब निकालोगे तो ये हमेशा एनर्जी अपॉन टेम्परेचर आएगा। ठीक है, अब एनर्जी जैसे लिखोगे तो होता है mL2T-2, तो थीटा -1 आ जाएगा अगर थीटा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं टेम्परेचर को। अब यहां पर इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, आप लिख सकते हो mL2T-2 थीटा -1 इंटू थीटा तो है ही, z का मतलब यहां पे डिस्टेंस था तो L लिख देते हैं। बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा mL2 दिख रहा है ये क्या चीज है? ये एक्चुअली फोर्स है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एटलीस्ट अल्फा को तो हमने डिराइव कर ही लिया ना। एक बार अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया तो अब आपको ये पहली लाइन देखो, इधर आपको दिख रहा है कि प्रेशर है और इधर अल्फा बाय बीटा है। तो देखना जरा ध्यान से, ये जो अल्फा बाय बीटा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर के बराबर होना चाहिए, जो कि होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब तुम लोग समझने लग गए होगे, यहां पर फोर्स आई थी ना बच्चों, अल्फा और फोर्स हटा दूं तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आ गया? एरिया के। बीटा यहां पर एरिया है, अल्फा यहां पर फोर्स है, जिसकी एक्चुअली बात हो रही थी, जो ये पूरी कहानी हमको सुनाना चाह रहे थे। ठीक है, वो कहानी तो पूरी डिराइव हो गई, तो बड़ा आसानी से कैलकुलेशन तो कर ली। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुमने बहुत जगह देखा होगा, दुनिया भर की बुक्स में है, दुनिया भर के पीवाईक्यू में आता रहता है। तो हमने एक इक्वेशन देखी जिसमें ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये दिखने लग गया होगा कि आप v माइनस बी कर रहे हो बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा। तो बी के लिए बड़ी आसानी से आप क्या लिख दोगे? L3। इजी काम। सेम वे में अगर मैं इस तरफ देखूं, मुझे ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो P माइनस ए बाई वी स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब यह हुआ
कि P का डायमेंशनल फॉर्मूला और A बाई V का स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होना चाहिए, अगेन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। P प्रेशर है बच्चों, तो प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फोर्स कितनी आती है? MLT माइनस 2, एरिया कितना होता है? L स्क्वायर। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, V स्क्वायर मतलब L की पावर 6 हो गया, वॉल्यूम का स्क्वायर है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से ए के लिए कितना आ गया? दिस डायमेंशनल फॉर्मूला इज गोइंग टू बी m, आपको दिख रहा है L स्क्वायर, अगर हटाऊंगा तो 4 आएगा, 4 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 5, T की पावर माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ए का हो गया। सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर आपके दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ है तो उसके बेसिस पर आप ये सारे क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर ही लोगे। ठीक है बच्चों, कई बार डायमेंशनल एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं तो कुछ फॉर्मूले हमको डिराइव करने होते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये काम कैसे करना है, तो इस काम को सिखाने के लिए मैंने सीधे से एग्जाम्पल ही ले लिया। एक एग्जाम्पल के थ्रू जब वर्क करेंगे ना तो वर्किंग एग्जाम्पल ही हमको सिखा देगा कि मेथड क्या है इसको करने का। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल may depend upon mass, velocity and radius. Derive the formula. मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चे सभी ये जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर बाय r। हम जानते हैं इस बात को, लेकिन हमको यहां पे डिराइव करना है, हमको सीखना है कैसे करते हैं। तो आप क्या करोगे, फोर्स डिपेंड कर रही है किस पे? मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। ये हमारे क्वेश्चन ने हमको बताया है, मगर ये डिपेंडेंस है कैसे ये नहीं पता। मतलब ये मास पे डिपेंड करेगी या अंडर रूट एम पे करेगी या एम क्यूब पे डिपेंड करेगी, नहीं पता। तो हम लोग ऐसी चीजों को जो नहीं है, अननोन है, इनको ना ए, बी और सी मान लेते हैं पावर्स। अपनी तरफ से हमने एज्यूम कर लिया कि इनकी पावर्स कुछ ए बी सी के बराबर होंगी। अब डायमेंशनल एनालिसिस करते हुए आपको डायमेंशंस की ही बात करनी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का लिखते हैं, MLT माइनस 2 जानते हैं सब लोग, ये मैंने यहां पर पुट कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू मास, तो m की पावर कितनी लिखोगे? a के बराबर। वेलोसिटी तो यहां पर आएगा LT माइनस 1, यही होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। पावर b, रेडियस तो लेंथ ही है, पावर c। अब इसको क्लब कर देते हैं, सबको साथ में लिखते हैं, तो m की पावर तो a आ रही है, l की पावर यहां से b मिलेगी बच्चों और यहां से c मिलेगी, तो b प्लस सी, पावर साइड हो जाती है ना मल्टीप्लिकेशन में। t की पावर माइनस b दिख रही है मुझे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो यहां पे m की पावर 1 है, L की पावर 1 है और T की पावर माइनस 2 है। अब आपको क्या करना है, इनको LHS को और RHS को आपस में कंपेयर करके देखना है। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो साफ दिखने लग गया, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ आपको दिख रही होंगी। यहां पर कंपेयर करते ही A की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 1 के। B प्लस सी, अच्छा चलो पहले माइनस बी की बात करते हैं। माइनस बी किसके बराबर आ रहा है? माइनस 2 के, तो b तो 2 हो गया ना भाई। अब आपको a के लिए तो मिल गया, b के लिए मिल गया, और यह भी दिख रहा है कि b प्लस सी जो होगा वो 1 होगा, तो b तो 2 है, तो 1 c की वैल्यू कितनी आ गई भाई? माइनस 1 के बराबर। सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट यहां से कर दी, सारी वैल्यूज यहां से कैलकुलेट हो गई। अगर ये सब कैलकुलेट हो गया है तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा बच्चों? मास की पावर a मतलब कितना है? 1, v की पावर 2, c की पावर, c की वैल्यू -1, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर बाय r। ध्यान देने वाली बात यह है कि बस प्रोपोर्शनैलिटी पता चलेगी बच्चों, यहां पर डायमेंशनल एनालिसिस कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं बता पाएगा, ये इसकी एक लिमिटेशन भी है।
आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, बाकी लिमिटेशंस आप लोग रीड कर सकते हैं। देखो हम लोग जब यहां पर पढ़ रहे हैं ना, मेरा मकसद ये नहीं कि लाइन बाय लाइन हर चीज में तुमको बता दूं। जिस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। बाकी आप अच्छे से अगर इसको कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो यू विल बी एबल टू कवर 97-98% ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ऐसा ही एक क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं टू बी फेयर, वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स आर कंसीडर्ड टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं बोलता हूं कि पैराडाइम शिफ्ट हो गया। मतलब आपने असली दुनिया में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कुछ मान ली। 1971-72 में हमने सिस्टम इंटरनेशनल बनाया और उसके बाद ये सब चीजें हो गई। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि भाई हम इस सबको नहीं मानते, हमने सब कुछ चेंज कर दिया, हम ये कहना चाहते हैं कि अब नई दुनिया में वेलोसिटी, टाइम और फोर्स ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो ये जो एनर्जी आप लिखते हो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, नहीं पता, तो क्या करोगे भाई। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखोगे तो किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी आएगी, पावर कुछ ए आ रही होगी, नहीं पता कितनी, टाइम आएगा, पावर कुछ बी आ रही होगी, फोर्स आएगी और पावर कुछ सी आ रही होगी। अगेन जो पावर्स हैं वो नहीं जानते हो, तो हमने उनको एबीसी मान लिया और अपने डायमेंशनल एनालिसिस में इन तीनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये विश्वास के साथ हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है, यहां पर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं ml2 t-2, ये मैंने यहां पर लिख दिया। वेलोसिटी का भी तो जानते हैं, LT-1, पावर ए है, टाइम तो टाइम ही है, पावर बी, फोर्स होती है mlt-2, पावर सी। अब मैं ml2 t-2 यहां पर है ही, इसको जरा लिखते हैं। m की पावर कितनी आ रही है बच्चों, c, l की पावर कितनी आएगी, a प्लस सी, t की पावर माइनस ए प्लस बी माइनस 2c। अगर इन दोनों को इक्वेट कर रहे हो तो जो LHS के डायमेंशंस होंगे वही RHS के होंगे, ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं। तो मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो साफ मुझे पहली चीज दिख गई, C की वैल्यू यहां पर 1 हो गई है। उसके बाद अब मैं सेकंड पॉइंट पे जाऊंगा तो A प्लस सी कितना होना चाहिए, 2 के बराबर। A प्लस सी अगर 2 होना चाहिए और C 1 है तो A कितना आ गया, 1 के बराबर, आसान हो गया। और लास्टली माइनस ए प्लस बी माइनस 2c, दिस शुड बी -2, जैसा कि हमको दिख रहा है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, ए और सी तो 1 है बच्चों, तो -1 प्लस बी -2 इक्वल्स टू -2, ये हटा देंगे तो बी की वैल्यू 1 आ गई। सब कुछ पता चल गया कि ये तीनों 1 होंगे भाई। इसका मतलब जब यहां कैलकुलेशन करोगे तो आप आसानी से लिख पाओगे दैट एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी, टाइम इनटू एफ। तीनों की पावर आप 1 लिख दोगे। डेरिवेशन कुछ इस तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है सभी बच्चे इन सब एक्सप्रेशंस को आसानी से समझ ही लेंगे, ठीक। और अब हम अपने लेक्चर के लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमको इंस्ट्रूमेंट्स की बात करनी है। 2 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। हम लोग समझेंगे कि इनसे रीडिंग कैसे ली जाती है और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। पूरा ध्यान दोगे कि मेथड क्या है, मैं एक्सप्रेशंस लिख कैसे रहा हूं, और फिर उसकी मदद से आप समझ लोगे आसानी से कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आपके सामने एक स्क्रू गेज है,
देखो इस स्क्रू गेज में ये दोनों स्टड्स हैं, यहां पर बीच में हम कोई सिलेंड्रिकल वायर या कोई चीज रखेंगे जिसका डायमीटर हमको मेजर करना है। जनरली विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू गेज हम बहुत छोटे डायमीटर या रेडियस को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक वायर लिया, उसको बीच में रख दिया, यहां से इसको घुमाना शुरू करते हैं, ये आगे बढ़ता है स्क्रू। बेसिकली स्क्रू गेज स्क्रू के मैकेनिज्म पर बेस्ड है। अब देखो होता क्या है, हमने एक नॉर्मल स्केल ली जिसमें 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसका लीस्ट काउंट 1 mm हो गया बच्चों। अब कोई कहता है कि नहीं यार मुझे एक्यूरेसी और बढ़ानी है। एक्यूरेसी को इंक्रीज करने का तरीका है लीस्ट काउंट को और छोटा कर दिया जाए। तो आप 1 सेंटीमीटर को केवल 10 पार्ट्स में क्यों, 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, है ना, 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 100 में कर दें, 200 में कर दें, आपको दिखना बंद हो जाएगा। आप रिजॉल्व कैसे करोगे? 1 सेंटीमीटर जब 10 पार्ट में डिवाइडेड होता है तो मुश्किल होता है ना देखना। 50 में होगा तो कैसे देखोगे? एक तरीका है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ को तो आप बदल नहीं सकते ना बच्चों। लेकिन अगर मैंने एक स्क्रू बनाया, इसको ध्यान से देखना, जनरली कोई स्क्रू इस टाइप का होता है, ये एक स्क्रू है, और जब हम इसको रोटेट करते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाने पर स्क्रू किस तरफ आगे बढ़ता है बच्चों? जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू टाइट होता है ना, तो ये आगे बढ़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर की तरफ आएगा। अब कई लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं, मैं इसको बॉटल कैप रूल बोलता हूं। जब मैं छोटा था तो मैंने स्क्रू के साथ बहुत ज्यादा काम नहीं किया था, लेकिन बोतल का ढक्कन खोलना बंद करना तो बचपन से कर रहे हैं ना हम लोग। तो आप ढक्कन जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर आता है, खुल जाता है, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो टाइट हो जाता है, सिंपल है। तो क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड्स। देखो स्क्रू गेज में फिलहाल ये ध्यान दो, ये एक फिक्स्ड स्केल है, तो हम इसको ना मेन स्केल बोल देंगे, और ये होती है हमारी सर्कुलर स्केल। तो 2 टाइप की स्केल्स हैं, मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। मैं इसको समझा देता हूं पहले आपको कि यहां पर हो क्या रहा है, थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझना। ये मेरा स्क्रू है, एक बार कंप्लीट रोटेशन जब हम देते हैं स्क्रू को, मतलब मैंने किसी स्क्रू को 360 डिग्री घुमा दिया, पूरा 360 डिग्री घुमा दिया, तो 360 डिग्री घूमने पर स्क्रू जितना आगे बढ़ता है उसको हम बोलते हैं पिच। इन 1 कंप्लीट रोटेशन distance traveled by screw is called its pitch। मेरे लिए जरूरी है कि आपको ना पिच का मतलब एग्जैक्टली क्लियर हो। तो मैं अपने स्क्रू को मल्टीपल पार्ट्स में, जैसे मैंने इसको मान लो 50 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया बच्चों। अगर मैं पूरी सर्कल को 50 डिवीजन में डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं 50 डिवीजन जब पूरा घुमा दूंगा तो जितना आगे बढ़ेगा स्क्रू उसको क्या बोलेंगे? पिच। तो अगर मैं एक डिवीजन केवल घुमाऊंगा इसको, हल्का सा एक डिवीजन, तो कितना आगे बढ़ेगा बच्चों? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। इसको हम बोलते हैं किसी स्क्रू का लीस्ट काउंट। देखो सबसे छोटी वैल्यू जहां तक मैं स्क्रू को आगे बढ़ा सकता हूं वो क्या है? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। मान लो पिच 1 सेंटीमीटर है और केवल 2 डिवीजन है, तो 1 डिवीजन घुमाने पे कितना आगे बढ़ेगा? हाफ सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहां पर एक बात ध्यान रखोगे, लीस्ट काउंट कभी भी आपको कैलकुलेट करना है अगर स्क्रू गेज के लिए, तो ये वैल्यू होती है पिच
divided by number of divisions on circular scale. देखो डायग्राम पर अगर वापस आए, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। डायग्राम पर अगर वापस आए तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले जैसे यहां पे दिख रहा है 10, 1 और 2, मतलब 10.2 तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आपको सर्कुलर रीडिंग शुरू होने से पहले जो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है वहां तक बोलेंगे। उसके बाद बात आती है सर्कुलर रीडिंग की। देखो 0 के ऊपर जितने डिविजन्स चले जाएंगे, आप ये देखो कि 0 के साथ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करेगा, कितने ऊपर जा चुके हैं। तो आप कहेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो आपको मिल जाती है कंप्लीट रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज। जैसे एक और बात का ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं जीरो एरर। ये दो डायग्राम्स हैं जो इस बात को बहुत क्लियरली बताते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये एक रेफरेंस लाइन है जो मेन स्केल पे बनी होती है। सर्कुलर स्केल को अगर ध्यान से देखोगे, जैसे इसको इन्होंने बोला कि जीरो एरर पॉजिटिव है। जीरो एरर का मतलब समझो, अगर ये दोनों स्पिंडल्स या ये जो स्टड्स हैं ये आपस में जुड़े हैं और इनके बीच में कोई कुछ नहीं रखा है, जब डायमीटर जिसका आपको निकालना है वो चीज ही नहीं है और दोनों कांटेक्ट में है, तो आपकी रीडिंग क्या आनी चाहिए बच्चों? जीरो। यहां पर रीडिंग जीरो होनी चाहिए, मगर कभी कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है और ये रीडिंग जीरो नहीं आती। तो जीरो एरर का मतलब है जब फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज जीरो, द रीडिंग शुड हैव बीन जीरो। मगर अगर वो नॉन जीरो है तो उसी को हम बोलते हैं जीरो एरर। अब यहां पर अगर देखोगे तो यहां तो जीरो दिख रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग तो जीरो है, लेकिन आपको यह दिख रहा है कि जो हमारी रेफरेंस लाइन है उसके साथ कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? फिफ्थ। तो ऐसे में जब जीरो एक्चुअली सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे होता है और कोई ना कोई डिवीजन ऊपर मैच कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। और ये दिमाग में रखोगे कि फाइनल रीडिंग जो होगी ना, वो हमेशा आपकी रीडिंग माइनस जीरो एरर होगी। जीरो एरर हमेशा माइनस करेंगे, तो यहां पॉजिटिव जीरो एरर है तो ये एक्चुअली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहां देखो, जीरो आपकी रेफरेंस लाइन के ऊपर है, ऐसी रीडिंग को हम बोलते हैं नेगेटिव एरर। अगर ये नेगेटिव जीरो एरर है बच्चों, तो ये बात दिमाग में रखोगे कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जब जीरो एरर नेगेटिव होती है तो ये एक्चुअल रीडिंग जो आपने निकाली है उसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में जीरो अगर नीचे है तो पॉजिटिव एरर, ऊपर है तो नेगेटिव एरर। अब मैं इसको यूज करते हुए क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। पहले सब लोग पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, अगर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन की बात करें तो क्या हमको पता चल गया लीस्ट काउंट कितना होगा इसका? सबसे पहले लीस्ट काउंट निकाल लेंगे, जो कि हमको दिख रहा है पिच 1 mm है, 100 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास 1/100 या 0.01 mm, ये क्या आ गया? लीस्ट काउंट। ठीक, इतना कैलकुलेट हो गया। आगे पढ़ते हैं। When faces of the studs touch each other, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? जीरो एरर की। इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है बच्चों बीच में। When faces of the studs touch each other, 32nd division of the circular scale coincides with the reference line. 32nd division. When a glass plate is placed between the studs, the linear scale reads 4 divisions and the circular scale reads 16 divisions. Find the thickness of the glass plate.
जीरो ऑफ द लीनियर स्केल इज नॉट हिडन फ्रॉम सर्कुलर स्केल व्हेन द स्टड्स टच ईच अदर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जीरो ऑफ द लीनियर स्केल इज नॉट हिडन, जीरो विजिबल था, है ना, व्हेन द स्टड्स टच ईच अदर। तो ये हम पॉजिटिव एरर की बात कर रहे हैं। आप देखो कि मान लो मैं अपना वजन कर रहा हूं, एक स्केल पे मैं खड़ा हुआ और उसने मेरा वेट दिखाया, बट जब मैं हट जाता हूं तो मुझे पता चला कि यार ये तो जीरो पे जा ही नहीं रहा, ये ऑलरेडी 2 kg दिखा रहा है। तो अगर मेरा वजन 2 kg दिख रहा था और उसने मेजर किया 98 किलोग्राम, तो एक्चुअल वजन कितना है? 2 से 98 मतलब 96, माइनस ही तो करोगे। तो ऐसी जीरो एरर को हम पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले लीस्ट काउंट तो आ गया ना बच्चों। आपको ये दिख रहा है पिच जो है वो 1 mm के बराबर है, ये हमारे मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू हो गई। अब 32nd डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर रहा है। इन्होंने कहा रीडिंग पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो रीडिंग अगर निकालोगे तो मेन स्केल की तरफ बढ़ते हैं। 4 डिवीजन दिख रहा है, लीनियर स्केल के 4 डिवीजन हैं, मतलब 4 mm आपको दिख गया सीधे से। प्लस अब मैं सर्कुलर स्केल की तरफ जाऊंगा तो 16 डिवीजन, मतलब 16 इंटू लीस्ट काउंट करना होता है, जो कि 0.01 mm है। ये वैल्यू टोटल कैलकुलेट करने पे आ रही है 4 प्लस 0.16, मतलब ये आ गया 4.16 mm। ये रीडिंग आपने कैलकुलेट कर ली विदाउट जीरो एरर। अब जीरो एरर की कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। जब आपने शुरू में देखा तो जीरो विजिबल था, मेन स्केल की रीडिंग तो जीरो हो गई। लेकिन 32nd डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, तो 32 इंटू लीस्ट काउंट 0.32 mm, ये वैल्यू आ गई हमारी जीरो एरर की। क्लियर है ये चीज? इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर ये पॉजिटिव जीरो एरर है, तो आप जब फाइनल रीडिंग लिखेंगे तो ये हो जाएगी 4.16 माइनस 0.32 mm। सब्ट्रैक्ट कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज द वे टू डू अवर कैलकुलेशन। एक और बात, एंड दिस इज रिगार्डिंग वर्नियर कैलिपर। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, ये इंस्ट्रूमेंट कैसे बने, इनका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग समझोगे, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपके नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्क्रू गेज के हो या वर्नियर कैलिपर के, सॉल्व करना इजी है। अब यहां पर देखो, ये जो स्केल दिख रही है इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये मूवेबल होती है, और ये है फिक्स्ड स्केल, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। जब हम रीडिंग ले रहे होते हैं तो मान लो हमने एक सिलेंडर का डायमीटर निकालना था, उसको यहां बीच में रख दिया। इसको बीच में रखेंगे, इसका डायमीटर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। आपको यहां से पहले जो एकदम क्लियर विजिबिलिटी होगी, जैसे सबको दिख रहा है यहां पे 3 डिवीजन है, 1.3 आता हुआ दिख रहा है, ये हो जाएगी हमारी फिक्स्ड स्केल रीडिंग या मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद ये जो वर्नियर स्केल है, आपको देखना है कौन सा डिवीजन परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। जैसे मुझे ये कोइंसाइड होता हुआ दिख रहा है, तो हम काउंट कर लेंगे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाला डिवीजन परफेक्टली कोइंसाइड कर गया। ठीक है, तो उसको मेजर कर लिया और इसको बोल देंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि वर्नियर स्केल पे कौन सा डिवीजन है जो परफेक्टली मैच कर रहा है, उसको हम बोलेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। और ये आपकी कौन सी रीडिंग है? सर्कुलर स्केल रीडिंग, सॉरी मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, अब आपको लीस्ट काउंट की बात यहां पर करनी पड़ेगी। जब भी हम वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे तो आपको कैलकुलेट करना होगा लीस्ट काउंट यहां पर भी, और लीस्ट काउंट का मतलब होगा वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन के बीच में
जो डिफरेंस हमको मिलेगा। तो मैं इसको लिखूंगा 1 MSD माइनस 1 VSD। ये जो डिफरेंस है इसी को हम लीस्ट काउंट बोलेंगे। तो ऐसे कुछ दिया होता है कि मान लो कुछ n डिविजन्स हैं, n मेन स्केल डिविजन्स मैच विद n+1 वर्नियर स्केल डिविजन्स। मतलब n MSD का मतलब हो गया n+1 VSD। तो 1 VSD का मतलब हो जाएगा n/n+1 MSD। समझे? क्वेश्चन में ये चीज स्पेसिफिकली गिवन होती है। जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 1 MSD और मैं VSD को रिप्लेस कर रहा हूं यहां से, तो n/n+1 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी n+1 माइनस n, तो 1/n+1 MSD। 1 मेन स्केल डिवीजन की जो भी वैल्यू है सेंटीमीटर mm में, वो यहां पुट कर सकते हैं। देखो ये रटना नहीं है, आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का निकालने का मतलब है मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का डिफरेंस। उतना आ गया ना तो बात बन गई। ठीक है, ये सब बातें उतनी क्लियर होती नहीं है जब तक हम क्वेश्चन ना देख लें। करें? द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm। ओके, तो मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm है। 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिवीजन। देखो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिवीजन। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ध्यान से देखो इंफॉर्मेशन कैसे दी जा रही है। यही चीज तो लिखी हुई है ऊपर, हमने बस एक सेंटेंस को कन्वर्ट किया है अपनी प्यारी सी मैथमेटिकल इक्वेशन में। तो 1 VSD का मतलब क्या हो गया बच्चों? 9/10 MSD। और ये अगर क्लियर हो गया तो अब ऊपर चलते हैं। आपको यहां से लीस्ट काउंट बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो आप MSD जब लिखोगे, इसको 1 माइनस VSD को मैं रिप्लेस कर रहा हूं 9/10 से, तो 1/10 MSD आ गया। इसका मतलब यह हुआ मेन स्केल डिवीजन तो 1 mm था, तो यहां पे ये 1/10 mm हो गया। आपने लीस्ट काउंट निकाल लिया और ये 50% ऑफ द वर्क डन है। अगर ये कैलकुलेशन हो गई तो आगे देखो, while measuring the length of a line, zero mark of the vernier scale lies between 10.2 and 10.3। आपको कौन सी रीडिंग लेनी है? 10.2। 10.2 इज ऑब्वियस, 10.3 अभी पहुंचे ही कहां हैं हम। तो आपको मेन स्केल रीडिंग जो मिल रही है वो 10.2 सेंटीमीटर है बच्चों। एंड थर्ड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। तो आप क्या करोगे? जो फाइनल रीडिंग लिख रहे हैं उसको आप दिखा सकते हैं मेन स्केल रीडिंग, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 10.2। लीस्ट काउंट कितना है? 1/10 mm में है। और वर्नियर स्केल की रीडिंग आपको दिख रहा है, कौन सा कोइंसाइड कर रहा था? थर्ड डिवीजन। तो लीस्ट काउंट तो हम निकाल ही चुके हैं, अब आपको लिखना है 10.2 प्लस यहां पे 0.3 mm आ रहा है बच्चों, तो ये सेंटीमीटर है, तो 10.2 सेंटीमीटर में जब ऐड करना है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो आपको मिलेगा 10.23 सेंटीमीटर। दिस इज माय फाइनल रीडिंग। क्लियर? तो ये तरीका होता है कैलकुलेशन का। आपको सबसे पहले लीस्ट काउंट पे ध्यान देना है। एक बार लीस्ट काउंट आ गया ना तो बहुत आसान है बच्चों कैलकुलेशन। तो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज में मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप और क्वेश्चंस करके देखना और दिमाग में वैसे ही रखो, मेन स्केल का 0 अगर विजिबल हुआ तो जो 0 एरर है वो पॉजिटिव होगी, विजिबल नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगी, और वहां से कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। तो ये आसान चीज रहती है ना। तो यहां तक की बात हुई। मैंने आज की क्लास में 3 चीजें कवर की हैं आपके लिए।
एरर्स, डायमेंशनल एनालिसिस और अल्टीमेटली इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट में स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। मैं जानता हूं कि हमको इन सारे टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस करने चाहिए, हो सकता है 4-5 घंटे कराने चाहिए, टाइम लिमिटेड है। आपका काम यह है कि नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, रिवाइज करो इसको अच्छे से, और फिर आज ही के दिन मतलब 23 मार्च को जब हम ये शुरू कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपने पढ़ लिया, अब आप आसानी से कम 50-60 क्वेश्चंस कर सकते हो। PYQ के क्वेश्चंस उठा लो, उनको सॉल्व करो, किसी बुक से उठाओ, उनको सॉल्व करो। इनको अच्छे से कर लोगे तो बात बन जाएगी बच्चों। 1 महीना मेहनत करके देखते हैं अपना स्कोर कितना और हम बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिवली सोचो, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू। मैं एंड करता हूं यहां पे।